आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य का बजट। और वैसे माफ़ी चाहूँगा, पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण आना चाहिए, लेकिन जल्द ही आपके सामने वो वीडियो को भी कल मैं रखूँगा। तो आज सबसे पहले जानेंगे उत्तराखंड बजट। उत्तराखंड बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है, हमें पता है आर्टिकल 112 के तहत प्रतिवर्ष सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ये तो रह गई कहाँ केंद्र की बात, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने राज्य की बात में। आर्टिकल 202 राज्यपाल को हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत होता है ये? 202। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बजट में 3 साल के आंकड़े दिए जाते हैं। पहला पिछले वित्तीय वर्ष के, चालू वित्तीय वर्ष के, और अगला जो है अगले वित्तीय वर्ष के। जैसे इस बार का बजट हो गया हमारा 26-27 का बजट, ठीक है। अगला जानेंगे हम उत्तराखंड में पहली बार बजट 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने किया था। और निर्वाचित सरकार की बात करें तो 2002-3 में हमारा एनडी तिवारी ने, ठीक है। इस बार हमारा जो बजट का आकार है वो है हमारा 1,11,703.21 करोड़ रुपये, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% क्या है, अधिक है। अब हम जानेंगे हमारा राजस्व व्यय, ठीक है। कहाँ कहाँ हम जो ये पैसा है वो हम व्यय करेंगे। सबसे ज़्यादा तो हम करेंगे 64,989.44 करोड़, जो करेंगे हम राजस्व व्यय। इसके अंदर क्या आते हैं? सरकारी खर्चे और जो जितने भी लोगों की जो सैलरीज होती हैं वो सब इसमें आती है, ठीक है। इस कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। जो राजस्व व्यय होता है इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। हाँ, जो पूंजीगत व्यय होता है जो हम इस बार करने वाले हैं 46,713.77 करोड़, इसके लिए क्या करती है सरकार? फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट कर सकती है, कर पाती है। जैसे हम इसमें उद्योग में खर्च करते हैं, कुछ अस्पताल हो गए, सड़क हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, और किसी को लोन देना है, ठीक है। ये चीज़ हमारा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगला है हमारा पूंजीगत परिव्यय, ठीक है। इसमें हमारा 18,152.73 करोड़ खर्च करेंगे हम, ठीक हो गया। देखिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत तो हम क्या करेंगे? सीधे जैसे उद्योग में कर दिया, अस्पताल में कर दिया, सड़क, किसी को लोन देना है, ठीक हो गया। जैसे कुछ योजनाएं हैं उस पर देना है, तो ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। माफ कीजिएगा, योजनाएं नहीं, बट इसमें क्या है, किसी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए फ्यूचर में इनकम जनरेट की जा सकती है, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। लेकिन परिव्यय भी किसी का पार्ट है। आप ये मान लो, ये जैसे हमारा पूंजीगत व्यय है और इसी के अंदर क्या है हमारा पूंजीगत परिव्यय, ठीक हो गया। ये हो गया पूंजीगत। इसलिए क्या है, डायरेक्ट ठोस संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे अस्पताल बोले तो अस्पताल की बिल्डिंग, स्कूल बोले तो हमारा स्कूल आ गया, ठीक हो गया। इसमें लोन वोन कुछ नहीं आता है ज़्यादातर, ठीक हो गया। जैसे कोई लोन ले रहा है वो चीज़ें नहीं आती हैं इसमें, ठीक है। तो पूंजीगत परिव्यय और पूंजीगत व्यय में मैंने आपको बता दिया है, समझाने की कोशिश करिए। तो पूंजीगत व्यय में क्या होगा? जैसे हमने उद्योग, कोई भी उद्योग हो गया, अस्पताल कोई भी, सड़क कोई भी, किसी को लोन देना है, कोई लोन ले रहा है, वो नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है। लेकिन पूंजीगत परिव्यय में ऐसा नहीं होता है। पूंजीगत परिव्यय जो है हमारा डायरेक्ट ठोस संपत्ति भी इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। जैसे कोई स्कूल बनाना है कहीं पर, अस्पताल खोलने हैं कहीं पर भी, ठीक है, वो चीज़ इसमें आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा कुल, मैंने बताया आपको 1,11,703.21 करोड़ हमारा इस बार का बजट है, ठीक है। और हमें प्राप्तियाँ कहाँ से हो रही हैं? व्यय तो हमने कर दिया। हम राजस्व प्राप्तियाँ हमें होती हैं 67,525.77 करोड़ होता है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है? सरकार का कोई भी दायित्व नहीं होता है, किसी को वापस करना इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो मिल गया राजस्व व्यय, जो राजस्व प्राप्तियाँ हो गई, ये सिर्फ सरकार के पास रहता है। वो किस तरीके से खर्च करे उसकी जिम्मेदारी रहती है, किसी को देना भी नहीं होता है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्या होता है? जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं हमारी, वो 42,617.35 करोड़ इस बार है। तो इसमें दायित्व होता है। ये कहीं, ये इसके अंदर क्या आता है? हमने जैसे किसी से ऋण ले रखा है, मान लो हमने केंद्र सरकार से ले रखा है, बैंक से ले रखा है, तो इसमें क्या होता है? हमारा दायित्व होता है वापस करने का, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है? ऋण, ब्याज सब देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, मतलब कि जो हम पैसा है पूंजीगत प्राप्तियों में जितना ये पैसा है इसका हमें ये करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको वापस करना ही पड़ेगा, प्लस ब्याज भी देना पड़ेगा। राजस्व प्राप्तियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टोटल हमारे क्या मिल रहा है? हमारा 11,043, ठीक हो गया। तो हमारा इतना क्या कहते हैं, हमारा क्या है प्राप्त हो रहा है। और खर्च हम कितना कर रहे हैं? 111,703.21 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखेंगे हम, और कहीं ना कहीं हमें कमी पड़ रही है। देख, हम खर्च क्या कर रहे हैं? थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, और प्राप्तियाँ हमें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो प्राप्तियाँ हमारी कितनी हो रही है? सिर्फ 1,10,143.12 करोड़ की हो रही है, ठीक है। फिर भी हमारा लगभग क्या है? 1560.09 करोड़ क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है, ठीक है। जितना हम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। और प्राप्तियाँ सिर्फ इतनी की हो रही है हमारी, और इतना फिर भी हमें क्या जा रहे हैं? माइनस जा रहे हैं, ठीक है। तो रुपया आता है कहाँ से? अगर मैं बात करूँ, अगर 100 रुपये में बात करूँ तो 28.85%। तो हम स्वयं का कर राजस्व से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोक ऋण से आ जा रहा है 24.04%। तो स्वयं का कर राजस्व जो हम टैक्स ले रहे हैं 28.85%। बाकी लोक ऋण 24.04। अभी लोक ऋण क्या कहते हैं? लोक ऋण के अंदर क्या आता है? कर्ज, जैसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जब कमी पड़ती है ना, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए तब लोक ऋण लिया जाता है, ठीक है। बाकी केंद्रीय सरकार में सहायता अनुदान, जो केंद्रीय सरकार से हमें सहायता अनुदान मिलती है वो 20.59% की मिलती है। केंद्रीय करों में राज्यांश की अगर मैं बात करें, जो केंद्रीय कर होते हैं उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हमें 19.39% मिलता है, ठीक हो गया। तो रुपया इतना आता है हमारा। मैंने फिर बताऊंगा आपको, स्वयं का कर राजस्व से 28.85%, लोक ऋण से 24.04%, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान 20.59%, और केंद्रीय करों में राज्यांश 19.39%। और रुपया जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा भाई वेतन में ही जाता है, जो कि 25.45% है। वेतन, पेंशन, इन चीज़ों में जाता है। उसके बाद निवेश ऋण में जाता है लगभग 9.08%। उसके बाद ब्याज और लाभांश, जो हम ब्याज देते हैं ना, हमने जो ये लोक ऋण ले रखा है, ये जो हमने लोक ऋण ले रखा है 24.04%, लगभग इसका जो ब्याज आ रहा है ये 8.87% हम ब्याज में देते हैं। बाकी जो पेंशन वेंशन है हमारी 12.45% इसमें आती है, ठीक है। इसमें चली जाता है पैसा हमारा। इस बार बजट की जो विशेषता है हमारी वो क्या है? नया परिवेश की अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर पे कीवर्ड दे रखे हैं, जैसे केदार नाम से ये पेश किया गया है। केदार के अंदर के अंदर क्या आ गया? कौशल विकास हो गया। ई में हमारा इकोलॉजी आ गया। डी में हमारा धरोहर आ गया। ए में अवसंरचना आ गया। आर में हमारा रिवर्स माइग्रेशन आ गया, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं, अभी केदार के फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम, जैसे के का कौशल विकास, ई का इकोलॉजी हो गया, डी का धरोहर हो गया, ए का अवसंरचना, और आर का रिवर्स माइग्रेशन। ऐसे ही मानस हो गया हमारा, ठीक है। तो मानस के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है हमारा? वो हो गया हमारा मंगलकारी,
एम हो गया, ए का मतलब हो गया अवसरयुक्त, एन का मतलब हो गया नवोन्मेषी, ए का मतलब क्या हो गया आध्यात्मिक, एस का मतलब हो गया सांस्कृतिक गतिविधियाँ। याद रखिएगा मानस में जो पहला ए है वो तो अवसरयुक्त के लिए है, जो दूसरा ए है वो आध्यात्मिक के लिए है, ठीक है, और जो केदार का ए है वो अवसंरचना निर्माण के लिए है। ठीक हो गया। बाकी हम जो बात करेंगे जो बजट का मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु जो बजट का मुख्य बिंदु है वो है हमारा क्या, संतुलन। ठीक है, संतुलन को भी इन्होंने बताया है। देखो एस का मतलब समावेशी विकास, ए मतलब आत्मनिर्भर हो गया, एन मतलब नई सोच हो गया, टी मतलब तीव्र विकास हो गया, यू मतलब उन्नत गांव एवं शहर हो गया, एल मतलब क्या हो गया, लोक सहभागिता हो गया। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, आर्थिक शक्ति हो गया, और एन मतलब क्या हो गया, न्यायपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो ये संतुलन है। इसी संतुलन के अंतर्गत क्या कर रखा है इन लोगों ने, क्या कहते हैं, कई मतलब जैसे योजनाएं हैं वहाँ पर भी क्या कर रखा है, पैसा दे रखा है। ठीक है, पैसा रख रखा है उनके लिए। जैसे एस हो गया समावेशी विकास, समावेशी विकास में क्या बोल रहे हैं ये, गरीब कल्याण को, महिला कल्याण एवं बाल विकास को समर्पित जो भी योजनाएं हैं वो समावेशी विकास के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना इसके लिए 600 करोड़ रखा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ हो गया, आंचल अमृत के लिए 15 करोड़ हो गया, और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए यहाँ पर भी इन्होंने 15 करोड़ रख रखा है। ठीक है, ये सब एस के अंतर्गत था, समावेशी विकास के अंतर्गत समर्पित योजनाओं में जो ये योजनाएं रखी गई हैं उनके लिए ये पैसे इन्होंने रखे हैं। अगला कीवर्ड था हमारा ए, जो कि था आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से कृषि उद्योग और पर्यटन सेक्टर से संबंधित योजनाएं हैं, जिसमें मिशन एप्पल हो गया इसलिए 42 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन, ट्राउट मछली जो होती है उसके लिए 39 करोड़, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ हो गया। ठीक है, अगला है हमारा एन, जो हम नई सोच में बता रहा था आपको, इसमें आ गया हमारा लैब ऑन व्हील्स के लिए 4 करोड़ हो गया, यूसीसी के लिए 5 करोड़, संस्कृत पाठशाला के लिए अनुदान 28 करोड़ हो गया। ऐसे ही हम लेंगे टी में तीरू विकास आ गया हमारा, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए 400 करोड़, नंदा देवी यात्रा के लिए 25 करोड़। ठीक है, ऐसे ही हमारा यू आ गया, उन्नत गौरव एवं शहर विकास वाइब्रेंट विलेज में 40 करोड़ आ गया। ऐसे विकसित भारत जी राम जी हेतु समग्र रूप से 705.25 करोड़। ठीक है, जो नरेगा जो है वो बदला है अभी, जो विकसित भारत जी राम जी हेतु समग्र रूप से 705.25 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। अगला है हमारा एल, इसमें लोक सहभागिता है, इसमें राज्य का जो डाटा सेंटर है उसके लिए 40 करोड़, एआई मिशन क्रियान्वयन हेतु 13 करोड़, विज्ञान केंद्र चंपावत में बन रहा है वो कहाँ पर, उसके लिए कितना कर रखे हैं हमने, 20 करोड़। अगला है हमारा ए, आर्थिक शक्ति हो गया। आर्थिक शक्ति के अंतर्गत हमने ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रखी है 1050 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड रखा है 25 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रखी है 60 करोड़। ठीक है, अगला है हमारा एन, न्यायपूर्ण व्यवस्था, इसमें है उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी 6.96 करोड़, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसमें 10 करोड़। ठीक है, हमें पता है जीडीपी हमारी कितनी है, 3,81,889 करोड़। वैसे मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण में अच्छे से सब बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी याद रख लीजिए जीडीपी 3,81,889 करोड़, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 2,73,921, हालांकि भारत की 2,19,575 है, उससे ज़्यादा ही है। प्राथमिक क्षेत्र में 9.59%, सेकंड में हमारा 39.95%, थर्ड में हम 50.46% हो गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जेंडर बजट में हमने 19,692.02 करोड़ रख रखा है। ठीक है, और राज्य की विकास दर कितनी है, 7.23% है हमारी 2025-26 की अनुमानित, और अब 2000 मतलब अनुमानित हमने 7.23% रखा है 2025-26 का। 24-25 का कितना था, 6.44 था। ठीक है, 24-25 का कितना था हमारा 6.44, हमने 25-26 का अनुमान रख रखा है। जो हमारी विकास दर रहेगी, हमारी रफ्तार जो रहेगी 7.23%। एक चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ आज, FRBM एक्ट। ये जो FRBM एक्ट आया ये 2003 को भारत में सरकारी वित्तीय प्रबंधन को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, कि सरकार के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को नियंत्रित करना। ठीक है, क्या करना, नियंत्रित करना, इस एक्ट का है हमारा। ठीक है, FRBM एक्ट 2003, मतलब कि जो सरकार है उसका जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, उसको मतलब नियंत्रित करना, उसको थोड़ा कंट्रोल में ले जाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, ताकि एक अनुशासन में हर कोई अपना बजट पेश करे। ठीक है, राजकोषीय घाटे को सीमित करना। ठीक है, और सरकारी ऋण को नियंत्रित करना, ताकि सरकार से ऋण अथा ना मांग ले, और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना। तो ये इस एक्ट से संबंधित है। ठीक है, कौन सा एक्ट, FRBM एक्ट 2003। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, अब हमारा हमसे सवाल ये पूछ रहा है एक्ट, क्या हम इस एक्ट के तहत हमने अपना बजट पेश किया है, जो इसकी जो कंडीशंस थी हमने उसे फॉलो की है। तो देखते हैं क्या हमारा जो बजट है वो राजकीय मतलब राजस्व आधिक्य है। हाँ है, हमारा बजट राजस्व आधिक्य। इसका अर्थ क्या हो गया, मैंने बताया कि सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ उसकी राजस्व व्यय से अधिक है। ठीक है, जो सरकार की जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं राजस्व व्यय से अधिक है, यानी सरकार के पास नियंत्रित आय से खर्चे पूरा होने के बाद भी पैसा बच रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ उसके राजस्व व्यय से अधिक हैं। राजस्व व्यय से क्या है, अधिक है। ठीक हो गया, यानी सरकार के पास नियमित आय से खर्च पूरा होने के बाद भी पैसा बच रहा है। ये सिर्फ राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं। हाँ, आप पूरे बजट को मत ले लेना इसमें। जैसे राजस्व व्यय हमारा कितना था, हमारा राजस्व व्यय कितना था, 64,989,44 करोड़ हमारा कितना था, 64,989.44 करोड़ तो हमारा क्या था, राजस्व व्यय था। राजस्व व्यय मतलब हम इतना व्यय कर रहे थे, और हमें मिल कितना रहा था, हमें 67,525.77 करोड़। ये क्या है हमारा राजस्व प्राप्तियाँ इसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो हमें क्या है, तो हम राजस्व आधिक्य के अंतर्गत आते हैं हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राजस्व व्यय हमारा कम है और राजस्व प्राप्ति हमारी ज़्यादा है। ठीक है, तो 64,989.44 करोड़ तो हम राजस्व व्यय कर रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, राजस्व व्यय अलग होता है, पूंजीगत व्यय अलग होता है, पूंजीगत परिव्यय अलग होता है, उसी की बात कर रहे हैं। वो सब मिला करके ही हमारा कुल व्यय मतलब कुल बजट बनता है। ठीक है, और ये राजस्व प्राप्तियाँ जो थी हमारी, मैंने बता दिया आपको 67,525.78 करोड़ थी। तो हमारी क्या है, राजस्व आधिक्य है हमारा बजट। हाँ है। ठीक है, दूसरा है हमारा राजकोषीय घाटा। जीएसडीपी का 3% के भीतर होना चाहिए। राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, 3% के भीतर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया आपको कि राजकोषीय घाटा वो अंतर होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय उधार को छोड़कर से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, तो 3% के भीतर होना चाहिए। तो ठीक है, हम भी करीबी हैं, लेकिन 3% के अंदर है, 2.94% है हमारा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। अगला देखेंगे हम लोक ऋण। लोक ऋण क्या है हमारा, जीएसडीपी का 32.50% के भीतर होना चाहिए। मतलब कहीं से अगर हम कोई ऋण ले रहे हैं तो 32.5% के भीतर होना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ है, क्योंकि हम तो सिर्फ कितना ले रहे हैं लोक ऋण, मैंने भी बताया था आपको 24.04% ही ले रहे हैं।
हैं हम, कितना ले रहे हैं 24.04% हम ले रहे हैं लोक ऋण। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, जहाँ पर हम स्वयं का कर राजस्व ले रहे हैं हम कितना 28.85%, मैंने लोक ऋण बताया था आपको 24.04%। ठीक है, बाकी मैंने केंद्रीय से सहायता अनुदान बताया था आपको 20.59%, और केंद्रीय करों में राज्यांश बताया था मैंने 19.39%। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं ये, तो जीएसडीपी का 32.5% के भीतर होना चाहिए हमारा लोक ऋण जो है। हाँ है, क्योंकि हम तो सिर्फ 24.04% ले रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं 32.5%। तो ठीक है, बाकी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिसमें हमने मतलब सरकार ने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर फंड रखा है जिसके लिए, जैसे अटल आयुष्मान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 करोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री आंचल अमृत 15 करोड़, वात्सल्य योजना 15 करोड़, मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़, ट्राउट के लिए ट्राउट योजना जो मछली होती है 39.90 करोड़। ठीक हो गया, और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़, लेब ऑन व्हील्स के लिए 4 करोड़, गड्ढा मुक्ति के लिए 400 करोड़, नंदा देवी राज यात्रा के लिए 25 करोड़ रुपये, वाइब्रेंट विलेज के लिए 40 करोड़, विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 20 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़, उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी के लिए 6.96 करोड़, क्या कहते हैं रेप एंड पॉस्को एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के लिए 3.42 करोड़, परिवहन के लिए 67.45 करोड़, मत्स्य के लिए 30.13 करोड़, महाक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है 10 करोड़, आपदा सखी के लिए 2 करोड़, और ग्राम प्रहरी के लिए जो है 5 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 60 करोड़, नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 46.78 करोड़, और मुख्यमंत्री आंचल अमृत के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण के लिए कितना है 25 करोड़ है। ठीक है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अपना स्वयं का सीपीआई तैयार किया जा रहा है, जिसका आधार वर्ष कितना रखा है 2017-18 रखा है। ठीक है, मैंने बताया आपको प्रतियोगिता आय कितनी है हमारी 2,73,921 करोड़, मतलब 2,73,921 रुपये, और देश की कितनी है 2,19,575 रुपये। ठीक है, जीएसडीपी कितनी है 3,81,889। ठीक है, 3,81,889 हमारी, ये क्या हमारी जीएसडीपी है। ठीक हो गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो जीएसडीपी कितनी बताई मैंने आपको 3,81,889 करोड़, यहाँ पे रुपये नहीं होगा करोड़। ठीक है, और राज्य गठन के समय पे कितनी थी ये थी हमारी 14,501 करोड़। ठीक है, अभी कितनी हो गई है 3,81,889 करोड़ हो गई है अभी हमारी। ठीक है, लगभग कितनी की वृद्धि मानी जाती है, ये लगभग 26% की वृद्धि। बाकी ये सब मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण में बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई भी क्वेश्चन अगर उत्तराखंड के बजट से बनेगा तो जितना मैंने अभी आपको बता रखा है इतने से ही बनेगा। ठीक है, तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो नहीं रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।